अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज सबसे बड़ा मुकदमा अवाम का सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, जिसका आज फैसला हुआ। 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया और इसके अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट में एक ही आवाज़ सुनते हुए तमाम लोगों से सुनी, जिसमें यह कहा गया कि विल ऑफ द पीपल जो है वो प्रिवेल की गई। और इसमें इस फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया। इस 13 रुकनी बेंच का ये फैसला जो है तकसीम था। इसमें तमाम जजेस की ये राय थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया PTI से और उसके बाद PTI के तमाम उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट करार दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह की गई और ये गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम था इलेक्शन कमीशन का। ताहम 9 जजेस की ये राय थी कि PTI ही हकदार है इन मखसूस नशिस्तों की, क्योंकि अवाम ने PTI को वोट दिया था। कुछ जजेस ने मजीद इख्तलाफ किया और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपील किया। इसमें 2 जजेस शामिल थे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं, जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक को जो है मुस्तरद किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को भी गैर आईनी करार दिया, लेकिन उन्होंने PTI के हक में जो है कि राय नहीं दी। इस फैसले के बाद हुकूमती हलकों के अंदर जो सरेदस्त रद्द अमल आया है, उसमें PMLN की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस फैसले के खिलाफ रिव्यू की अभी बात की गई है। उन्होंने कहा कि हम इसका जायजा लेंगे। इसमें उनके ख्याल के मुताबिक जिन्होंने हक नहीं भी मांगा था, जो फरीक नहीं थे, उनको वो हक दे दिया गया। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ज़राए के हवाले से जो खबर जारी की है, उन्होंने भी कहा है कि PTI को कभी भी सियासी जमात से डीलिस्ट नहीं किया गया था, उनको सियासी जमात तस्लीम किया गया, अभी वो सियासी जमात हैं। लेकिन इस फैसले में जो इंतखाबी निशान लिया गया था या जिस फैसले के हवाले से सारी बात की गई है, उन्होंने कहा ये समझ से बालातर है। अब पता नहीं उनको क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही। ताहम JUI ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि वो इसमें अपील में नहीं जाएंगे। इस केस में JUI ने क्लेम किया था कि उनको भी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, लेकिन JUI के अमीर ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपील में नहीं जाएंगे। अगर इनफरादी तौर के ऊपर कोई उनका मेंबर जो इससे मुतासिर हुआ वो जाता है तो उसको नहीं रोका जाएगा। ये सारी सूरत हाल है। इस फैसले के असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल हिस्ट्री एक बड़ी तवील है, जिसके अंदर बहुत से निशेबो फराज रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? सियासत भी, अदालत भी और आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से ये वो मौज़ूआत है जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ अमजद शाह साहब, पाक कौंसिल के सीनियर मेंबर हैं। इसके अलावा रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और नईम पंजोता साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। पंजोता साहब, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं कि बड़े तवील अरसे के बाद बिलाखिर एक अच्छी खबर आपको भी मिली और आपकी जमात को भी मिली, और ये गिला जो है कि कहीं कहीं जो है कि हुकूमती हलकों की जो बात कर रही है कि आप तो इंसाफ मांगने ही नहीं गए थे, इंसाफ आपको दे दिया गया। और आज दोबारा से जो है कि हमें वो बाज़गश सुनाई दी है कि शायद अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी के दिल या गोशे में लाडले ज़रूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि ये ज़बरदस्त इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसला है और इंसाफ इस कौम को दिया गया है, आवाम को दिया गया है, जमहूरियत को दिया गया है। जो एक प्रोग्राम बनाया गया था कि आइन के अंदर तरामीम की जाएगी, एक ऐसे अंधे कानून लेकर आए जाएंगे, तो वो सारे प्लान चौपट हुए हैं और कोई इसमें दो राय है ही नहीं जो ये कहे कि जनाब बड़ा ये तो बड़ा मामला वही था, गुड्डू CU वाला था। आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ साहबान जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो इस अदालत के फैसले के ऊपर हावी होने के लिए, इस अदालत के फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए वो कह रहे थे कि जनाब आज भी कोई अदालतों का लाडला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अवाम के हक में फैसला है। और देखें, आज इलेक्शन कमीशन को भी हम देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा था कि ये फैसला जो है समझ से बालातर है, ज़राए से खबर चल रही थी और इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से ये भी खबर चलवाई है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी ये नहीं कहा कि वो पार्टी नहीं है। तो पार्टी नहीं है तो फिर आज़ाद हमें क्यों किया गया? मैं तो खुद लड़ा हूँ इलेक्शन और हमने जाकर सर्टिफिकेट जमा करवाया और हम हर रोज़ यही कह रहे थे कि हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के तौर पर गए थे और इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रटेशन की थी। ये सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत भी रिमार्क्स बार बार दिए गए कि इलेक्शन कमीशन कैसे
उम्मीदवारान को आज़ाद कर सकता है, जबकि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तलक रखते हैं, क्योंकि वो जो बल्ले का फैसला था, बल्ले को फैसले को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ला तो ले लिया गया है, तो लिहाजा ये अब उम्मीदवार भी जो हैं ये आज़ाद हैं। तो वो जो गलत तशरीह थी उसके ऊपर आर्टिकल 6 का इसीलिए हमने मुतालबा रखा है, और हमने इसलिए मुतालबा रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम जितने मेंबरान हैं वो सारे इस्तीफा दें, क्योंकि पहले एक धांधली इलेक्शन करवाया गया। एक मेंबर ने तो शायद सपोर्ट किया था आपके फैसले को, उनसे भी इस्तीफा मांग रहे हैं। देखें, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर सारी सूरत हाल देखें ना, तो जैसे इलेक्शन धांधली ज़्यादा करवाए गए, जैसे हमारे उम्मीदवारों को उतरने नहीं दिया गया, जैसे पेपर रिजेक्ट किए गए, जैसे हमसे सीटें जो हैं वो फॉर्म 47 के मुताबिक छीनी गई। फिर उसके बाद जब इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद आप देख लें कि किस तरह मखसूस नशिस्तें और जमातों को बांट दी गई। एक लम्हे के लिए भी इलेक्शन कमीशन का वकील ये कन्विंस नहीं कर सकता कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये सीटें PMLN की बनती हैं या पीपल्स पार्टी की बनती हैं या किसी और जमात की बनती हैं, बल्कि जिसको आवाम ने वोट दिए उसी की बनती हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो गलत तशरीह थी उसके ऊपर फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के उम्मीदवारों को आज़ाद खुद किया था इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन ने जब किया था तो गलती तो उनकी है, PTI की तो नहीं थी। तो आज अगर ये क्रिटिसाइज किया जाए कि PTI तो वहां पर उन्होंने दरखास्त ही नहीं दी, तो हमने दरखास्त भी दी थी, लेकिन बेसिक गलती थी यहां से जहां से उन्होंने आकर रिटेस्ट किया, ये उम्मीदवार जो हैं वो PTI के थे और PTI को सीटें जानी चाहिए। अमजद शाह साहब, आपकी तरफ आता हूं। आप जो है कि पाकिस्तान की तारीख आपने देखी भी है, पढ़ी भी है और हिस्सा भी रहे हैं आप बहुत सी तहरीकों का, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटल्स रही हैं उनमें भी आप सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते में रहे हैं। ये बताएं कि जो अमूमन अदालती फैसलों के बाद जो है कि या नज़रिया ज़रूरत कहते हैं ना, या नज़रिया ज़ाती ज़रूरत कहते हैं, और आज कुछ नई भी इख्तराएँ हमने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, इस सारे फैसले को आप क्या समझते हैं कि आयन, कानून, इलेक्शन एक्ट, सारी चीज़ें आपके सामने आए कि ये एक बेहतर फैसला है, और इस फैसले के नतीजे में जो सियासी माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था, कशीदगी थी, उसमें इजाफा होगा, कमी होगी, या किस तरफ जाएगा पाकिस्तान? ऐसा है कि अगर हम इलेक्शन एक्ट को देखें और इसी तरह आइन की उन आर्टिकल्स को देखें जो खास तौर पर ये स्पेशल सीटों के हवाले से है, बेयर रीडिंग ऑफ द एक्ट और बेयर रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें महसूस होता है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला या इलेक्शन कमीशन का फैसला निस्बतन करीब था आइन और कानून के। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के तो बिल्कुल करीब, इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ। मैं इस कुछ भी नहीं समझता कि अगर इसी किस्म का फैसला करना चाहिए था तो फिर इन्हें पूरा इलेक्शन का खत्म करके नए इलेक्शन कराने चाहिए थे। अगर हम देखें कि इलेक्शन में क्या कुछ हुआ था, अगर हमने इस सारी चीजों को धोना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आज साफ करने की पोजीशन में थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि ये सारा जो प्रोसेस था इस सारे को नए सिरे से होना चाहिए। शाह साहब, इस सवाल में एक और अलग से एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है जिसकी अभी समाअत नहीं हुई, और जो अभी मैंने पंजोता साहब से भी कह रहे थे कि आप शायद फरीक बहुत आखिर में जाके बने थे, और जो इतराज़ हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि जो फरीक था ये नहीं, या इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है उसको रिलीफ दिया गया है, तो वो अगर जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो एक अलग से पिटीशन है तो या तो उसको भी टेकअप कर लेते इसके साथ, तो फिर तो बिल्कुल आपकी बात बजाय है, या अगर वो टेकअप नहीं की तो अभी भी उसको किया जा सकता है। देखिए उसको आज तो उन्होंने देखे ना भाई, PTI का तो इस पूरे मुकदमे में कोई खास रोल नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रोल था। तमाम आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए थे, और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन के फैसले और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी कि यह फैसला ठीक है या गलत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार कौन थे सर? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हर वो मेंबर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके शामिल हुआ है, वो मेंबर कौन थे? असेंबली में पहुंचने के लिए जितने लोग भी वहां पे गए हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन नहीं किया सर, आजाद किया गया था जानबूझकर, और आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने किए थे। फैसला जरा चेक करें सर। छोटी सी बात सुन लें जी सर। इस तरह से है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला का सारा मुकदमा था, और फैसला उन्होंने किया कि PTI को ये सीटें मिलनी चाहिए। फैसला इंसाफ के तकाजे तो पूरे करता है, क्योंकि बेसिकली तो ये सारा वोट जो सुन्नी इत्तेहाद PTI को मिला था, को मिला था वो PTI का था। इसी तरह सीटें PTI को देनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट जाना था
तो फिर मुकम्मल इंसाफ कर देते। फिर उन्हें चाहिए था कि इस पूरे इलेक्शन सिस्टम को एक ही दफा में वो इसको फारिग करके और प्रॉपर इलेक्शन करवा देते, तो मेरा ख्याल है हम एक नए सिस्टम में चले जाते। मैं जरा बेहतरी की हमारा टर्निंग पॉइंट होता है इस कौम का। लेकिन अब ये होगा कि इनको सीटें मिल गई हैं, ये अब जाके असेंबली में बैठ जाएंगे ये और इंतजार करेंगे कि किस दिन इनकी उंगली पकड़ी जाएगी और ये उधर आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आते हैं कि अब आगे उंगली को पकड़ेगा। तो अभी तो फैसले पे अमल नहीं हुआ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। रियासत आजाद साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं कि दो चीजें बड़ी अहम है, एक पंजोथा साहब जो बात कर रहे हैं और एक अमजद शाह साहब ने कि मुकम्मल इंसाफ की। और ये मुकम्मल इंसाफ की टर्म जो है बार बार इस समात के दौरान भी इस्तेमाल हुई। अतर मिनल्ला साहब ने भी और मंसूर अली शाह साहब ने भी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, आयशा साहिबा ने भी बात की और जजेस बात करते हैं कि कंप्लीट जस्टिस होता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये जो बात अभी हो रही है, तो आप समझते हैं कि वाकई इस तरफ आगे हमें बढ़ना चाहिए कि जो वो पिटीशन भी है उसको भी टेकअप कर लेते हैं इसके साथ, या फौरी तौर के ऊपर कर लेनी चाहिए, या ये फैसला जो हुआ ये काफ़ी है पाकिस्तान की? खालिद भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो चल रही है उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि उसको एड्रेस करूं। ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो पीटीआई है ये तो सुप्रीम कोर्ट गई नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद गई है। इस चीज़ को सिर्फ एक पॉइंट पे आपने, ये मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है कि प्री इलेक्शन क्या स्टेटस था पीटीआई का। वो पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी थी। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनसे बल्ला ले लिया वापस, उनको कह दिया कि आप आज़ाद हैं, उनका स्टेटस चेंज हो गया। जब इलेक्शन हो गया तो आफ्टर इलेक्शन उनका स्टेटस चेंज हो गया। प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। पहले वो तहरीक इंसाफ थी, बाद में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होगी। अच्छा, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो भी एक स्टेटस। मैं यही कह रहा हूं, जब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, तो वो तहरीक इंसाफ के नाम से तो नहीं कर सकते थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, इसलिए गए वो वहां पे। और जब उन्होंने वो फैसला सेट साइड कर दिया तो फिर आप एंटी स्टेटस को चले गए। ये इंपॉर्टेंट। अब एंटी स्टेटस को आप जाएंगे तो वो तहरीक इंसाफ ही कहलाएगी, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेटस पे चली गई। और आखिरी स्टेज पे कि फ्रीक शायद बन भी गए थे सलमान अकरम भाई, ना भी हो जब वो फैसला सेट साइड हो गया तो एंटी स्टेटस को चली गई, वो तहरीक इंसाफ की पोजीशन में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंडर आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 1 है उसके अंदर लिखा हुआ है कंप्लीट जस्टिस, सब्सटेंशियल जस्टिस। वो क्या है? वो ये है कि आप पाबंद नहीं है किसी प्रोसीजर के, किसी जाब्ते के। हम एक मैक्सिम भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज नॉट जस्टिस दैट द जस्टिस हैज बीन डन बट इट सीम्स टू बी डन। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मैक्सिम को एप्लीकेबल कर दिया है। मैं समझता हूं कि पीटीआई के साथ देखें ये बड़ी ज्यादती हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी हमसे गलत, हमारा फैसला जो था उसको गलत इंटरप्रेट किया गया। अंडर आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस प्रेसिडेंट भेजता है और उनको ये होल्ड किया जाता है कि आर्टिकल 10A को नहीं अवेल किया गया था, उस वक्त नहीं दिया गया था। अब उन्होंने उस गलती को दुरुस्त कर दिया। अब यही केस कि जब पीटीआई वाले गए, इन्होंने वहां पे अपने टिकट भी दिए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप तो है ही नहीं है। उन्होंने फिर वक्त से पहले लिस्ट भी नहीं दी। ये एक इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी में फर्क है। इरेगुलरिटी जो है वो क्योरेबल है और इलीगैलिटी क्योरेबल नहीं है। तो आज उन्होंने उस गलती को, जैसे उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस पे दुरुस्त कर दिया, इस गलती को भी पीटीआई की दुरुस्त कर दिया। चूंकि जब इलेक्शन हुए तो वहां पे जो सर्कमस्टांसेस थे वो आपके सामने है। वहां पे तो एक तूफान बरपा था, एक जंगी बुनियादों पे इलेक्शन, ये भी नहीं लग रहा था, डायलमा की सिचुएशन थी कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते। इन हालात में लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज दैट द डिसीजन व्हिच हैज बीन pronounced by the Supreme Court of Pakistan, in my view that is a landmark judgment। और यही substantial justice था, यही complete justice था। लिहाजा ये कहना कि पीटीआई गई नहीं, उनको रिलीफ मिल गया, ये कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। चूंकि उनका स्टेटस जब जजमेंट आ गई तो वो प्रीवियस स्टेटस पे चले गए। वो पीटीआई अब सीटें उधर ही जाएंगी। सुन्नी या तो वो फैसला मेंटेन रहता
इलेक्शन कमीशन का, तो फिर तो ये कहा जा सकता है भी गलत हुआ है। जब उन्होंने वो बुनियादी फैसले ही उड़ा दिया, सेट साइड कर दिया, तो पीटीआई तो अपने स्टेटस पे चली गई। चलिए जरा ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये भी देखा जाएगा कि 13 रुकनी बेंच का ये फैसला और इस पे अगर हुकूमत या कोई फरीक नजरसानी या अपील का सोच रहा है तो इस वक्त कानून के अंदर कितनी गुंजाइश है, और अगर ये आती है रिव्यू या अपील के लिए तो क्या यही बेंच होगा या बड़ा बेंच होगा, और इससे बड़ा तो 17 ही जज हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसकी हैयत किस किस्म की होगी, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इसमें पंजोता साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूं, और इसमें खास तौर के ऊपर हमजा शाह साहब ने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर कहा था कि जब इनकी अब कोई उंगली पकड़ लेगा तो ये नंबर बढ़ भी सकता है, लेकिन आपकी उंगली कोई काट भी सकता है ना। इस वक्त तो फैसले की कॉपी जो है कि वो नहीं आई थी, ये बयान पहले आना शुरू हो गए थे कि जो इनके जो ये 40-41 हैं इनमें से बेशतर फॉरवर्ड ब्लॉक में चले जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और सबसे ज़्यादा नुकसान ही पीटीआई को इस फैसले से होगा। तो ये बताएं कि आपके ये सारे लोग जो हैं इकट्ठे हैं और बहुत से लोग जिनकी तकिया करके बैठे थे उनका लिस्ट तो वो 39 में नाम है उनका। देखें, पहली बात तो ये है ना कि बिल्कुल मुतहद हैं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का नहीं है कि किसी को कोई हटाया जा सके। जैसे पहले अगवाकारियाँ की गई, लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों को जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो सारा मामला किया गया, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक वाला ऐसा कोई मामला नहीं है। ये असल बेसिकली फैसल वाडा ने आज बयान दिया है ये वाला, तो ये बयानात तो पहले भी ये देता रहता है, तो अदालतों ने इसी वजह से फैसल वाडा के बयान को सिर्फ फैसल वाडा का बयान ना समझिएगा, वो डेफिनेटली जिन्होंने उनको बनाया है सेनेटर, वो उनकी तरफ से बयानात वो हों या गरीदा फरूकी हों या एक वो और हमारे साफ़ी हैं तो वो हों, ये ख़ास तौर पर उधर से पैगामात लेते हैं और वही सेम ट्वीट भी कर देते हैं। तो मामला ये है कि कोई इस तरह का मामला नहीं है। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, इन्होंने पहले कितनी कोशिश की, जब हमारी 180 सीटें थीं, अगर इनमें इतनी ही होती तो फिर उस वक्त जो है ये सीटें हमारी 100 से नीचे ना लेकर आते, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल इशू है, वो भी जरा वजाहत कर दें। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद आपने जो पहले लिस्ट दी हुई है वही कंसीडर की जाएगी जो मखसूस नशिस्तों के लिए, वो आपने लिस्ट जमा करवाई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, आप दोबारा नहीं, 15 दिनों का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फैसले के अंदर लिखा है 15 दिनों के अंदर वो लिस्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी। और जैसे जनाब सदर साहब ने फरमाया है, मामला दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया, क्योंकि जहाँ गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने कि हमें आज़ाद किया था, आज भी इलेक्शन कमीशन का ये कह देना जी नहीं जनाब ये तो हमारे पास आई नहीं बतौर उम्मीदवार पीटीआई के, हमने कोई आज़ाद नहीं किया, बिल्कुल आज़ाद किया। बिल्कुल हमें कहा कि ये निशानात हैं, बिल्कुल कहा गया कि हम बल्ला आपका ले लिया गया है, तो लिहाजा बल्ले के फैसले के बाद आप आज़ाद हैं। उस वक्त भी अगर 100 मोटो ले लिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब भी क्योंकि ये सारा मामला आया है तो उसके अंदर आप देख लें कि मेजोरिटी के साथ डिसीजन आया है, और जिसने 100 मोटो लेना था, जिसने करना था, उसने उस वक्त भी इसी वजह से नहीं लिया, क्योंकि आज भी उसकी राय उस तरफ ही खड़ी है। कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे थे शाह साहब भी और रियासत अली आज़ाद साहब भी, तो क्या अब वो जो आपकी ऑलरेडी पिटीशन पड़ी हुई है, कोई अर्ली हियरिंग की बाज़ाब्ता की दरख्वास्त, बार बार आप बयान तो दे रहे हैं, नहीं बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दी है हमने, वो भी दरख्वास्त भी दी है 8 फरवरी के अंदर जो डाका डाला गया है हमने, उसके अलावा ये 9 मई के हवाले से भी दरख्वास्त दी थी जो कि 74 डेज के बाद लगी। तो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग्स हैं, और बेहतर है कि चीफ साहब उस पर ऊपर मेहरबानी फरमाएं और उस केस को लगा दें और समाअत हो और उसके अंदर इंसाफ जो है इस कौम को दिया जाए। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अगर वो इंसाफ दिया जाता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन भी आएगा, बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे और उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगेंगे और मैंडेट। अब तो मेजोरिटी वाला तो वैसे काम खत्म हो गया ना, तो अब मेरा ख्याल में थोड़ा सा एक स्टेप लेना चाहिए और उस तरफ बढ़ना चाहिए। अवाम का मैंडेट 2/3 नहीं है, मेजॉरिटी तो अभी भी उनके पास मौजूद है ऐवान के अंदर। शाह साहब आपकी तरफ मैं ये आता हूँ, वो जो एक टेक्निकल क्वेश्चन भी है कि 13 रुकनी बेंच का ये फैसला है, अगर हुकूमत इसमें रिव्यू में जाती है तो यही बेंच होगा डेफिनेटली, अगर अपील में जाते हैं इसमें तो वो कानून में क्या गुंजाइश है, और फिर उसके बाद तो हम अमूमन ये होता है कि अपील में फिर ज़रा बड़ा बेंच होता है और वो पहले वाले जज साहिबान नहीं होते, लेकिन यहाँ तो तादाद ही टोटल 17 है, तो क्या इन समेत बाकी 4 भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे या आप क्या समझते हैं क्या होगा इस बार? इसमें इस तरह है कि एक तो प्रैक्टिस प्रोसीजर के आने के बाद राइट ऑफ अपील दिया गया है, और वो उन केसेस में जहां पर आर्टिकल 184 की कोई पिटीशन हो
पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस हो, ये तो एक रेगुलर अपील आई अपील आई, जी बिल्कुल। हाई कोर्ट के खिलाफ, इसमें एक फुल बेंच बना दिया गया। तो इसमें तो एक ही उनके पास रह गई चीज, और वो है रिव्यू। तो रिव्यू का स्कोप तो बहुत छोटा स्कोप होता है अपील के मुकाबले में। और 8 और 5 का फैसला है, बल्कि 8 और आप समझिए कि 9 या 11 और 2 का फैसला है। इतने बड़े फैसले का रिव्यू में कोई मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई स्कोप रहा हो कि वो गवर्नमेंट रिव्यू फाइल करे और उससे तक बने। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब हमारी कौम के रास्ते में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब अदालतें या कोई एक इदारा, कभी पार्लियामेंटेरियन खड़े होते हैं, कभी अदालत खड़ी होती है, लेकिन वो मौका हम जाया कर देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट अगर इस हद तक जा रही, अपने तमाम जितने भी टेक्निकलिटीज को छोड़ के इंसाफ पे मबनी फैसला करने, तो उन्हें चाहिए था कि पूरा इलेक्शन ही दोबारा करा देते और हमेशा के लिए कंट्रोवर्सी खत्म कर देते कि यहाँ पर इलेक्शन में, आज तक कोई इलेक्शन हमारा जो है वो ऐसा नहीं है जो अप्रिशिएटेबल हो, ना 18 का था, ना 13 का था, ना 2008 का था, ना उससे पहले की। तो आज सुप्रीम कोर्ट अगर इंसाफ करने पर आ ही गई, तो वो कहते कि ये सारा प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन भी खुद ही नॉमिनेट कर देते और सारा प्रोसेस सारा करते फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन शाह साहब, इलेक्शन कमीशन अगर मुकर्रर करने का तो कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा तरीकाकार है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जंप इन करती तो आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ना दिखाई देता कि वो तो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर मिलकर शायद करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर ये था, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ का फैसला किया है। उन्होंने आइन और कानून या जो प्रोसीजरल पाबंदियां हैं उन सबको हटा दिया, जैसे रियासत आजाद साहब ने कहा, जो उनके बिल्कुल इंसाफ पर वो गए, तो फिर कंप्लीट इंसाफ कर देते। इस मुल्क की एक नई तारीख शुरू होती, हम लोग अपने जहां पर वोट हम देते हैं वहां पर हमें महसूस भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टेटस को बहाल रखने के लिए एक छोटा सा वो तरीका है कि सिस्टम ना खराब हो, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, लोगों के मुंह बंद हो। अच्छा, ये जो आपने वो उंगली पकड़ने वाली बात की थी, जिसपे जोधा साहब से भी मैंने बात की, कि अभी आपसे भी मैं ये सवाल डाल देता हूँ कि ये अभी से ही फॉरवर्ड बढ़ा की इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, तो जो हम चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं कि अच्छा मामला ज़रा आगे जाएं और हम कशीदगी के अंदर उन चीज़ों में ना जाएं, और ये बड़े जिम्मेदार जो हल्के होते हैं, आपको पता है ये कौन से हल्के होते हैं, तो उनकी तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, बनवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि हम दोबारा जो है कि वो गुत्थम गुत्था होने वाले हैं, या ये किस तरफ लेके जाएंगे मामले को? अगर आगे बढ़ना हो तो फिर क्या करना चाहिए इसके बाद? अभी हमें जो बात आपसे कर रहा था ना, कि जो मैं ये बात कर रहा था कि हर चीज को खत्म करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देते। मसला ये है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं, वो पीटीआई में भी बैठे हैं, नून लीग में भी बैठे हैं, पार्टी में भी बैठे हैं, और यही वो कोई 70-80 बंदा है जो इधर से उधर और उधर से उधर होता है, और इन्हीं की बुनियाद पर हमारे पूरे मुल्क की जमहूरियत हाईजैक होती है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ये आज नून लीग की हुकूमत है, कल पीटीआई की आएगी, वहां से तोड़ के इधर ले आएंगे, इधर से तोड़ के उधर ले जाएंगे। कोई मतलब शक्लें जो है वो वही रहेंगी, बस वो आज पार्टी इधर है। देखिए ना, जैसे अब इस वक्त पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, अब इनकी तारीफ देखें, ये पीपल पार्टी में भी रहे, ये नून लीग में भी रहे, ये काफ लीग में भी रहे, ये अयूब खान साहब की औलाद है, और हर पार्टी इन्होंने एंजॉय की हुई है। तो आज ये पीटीआई के साथ खड़े, मतलब इन लोगों का कोई सियासी वैसा कोई कमिटमेंट नहीं है। जो इलेक्टेबल्स हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूँ। तो जब तक यही इलेक्टेबल्स रहेंगे तो ये सिस्टम ऐसा ही हाईजैक रहेगा। पंजोता साहब, मैं, रियासत आजाद साहब और आप, हम सोचते हैं कि किसी दिन रोशनी होगी और किसी दिन आम आदमी असेंबली में बैठेगा और वो बिल्कुल आजादी से रियासत आजाद साहब की तरह बात करेगा, तो वो शायद हमारी औलाद ही देखे। हमें तो लगता है कि चले, देखें, हम तो अपने हिस्से का काम कुछ ना कुछ करेंगे, चलें कोई नेक्स्ट जनरेशन ही फायदा उठा ले। रियासत साहब, आपकी तरफ जरा ये एक बात जो है कि देता हूँ
कि उसी नुक्ते से जहाँ पे शाह साहब बात कर रहे हैं कि आगे होता क्या है, कि पाकिस्तान की सियासत भी आपने देखी है, इस फैसले के जो असरात हैं, सियासी असरात क्या हो सकते हैं, और फिर ख़ास तौर के ऊपर जुडिशरी के अंदर जो है कि इस फैसले के असरात क्या होंगे। पिछले हमने चंद सालों से हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर्स तो रहे हैं अदलिया के ऊपर, और ये अयूब खान के दौर से लेके अब तक हमें तारीख भरी हुई है। अभी ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे, जजेस खतूत भी लिख रहे थे, बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ रही थी, केसेस भी चल रहे हैं, तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हो रहे हैं। तो ये जो ऊपर से आज ये फैसला है, इसके असरात हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, क्या जाएंगे? देखिए खालिद भाई, मैं हमेशा, चूँकि आपको पता है जब वकला तहरीक चली थी तो मैं कंसेक्टिव 2 दफ़ा सेक्रेटरी था, और उस तहरीक को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब, उनके साथ मैं सेक्रेटरी था, वो प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट बार के, तो हमने वो लॉन्ग मार्च धरना भी करवाया जिसका मैं स्टेज सेक्रेटरी था। हमने जदोजहद की कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया की उस मंजिल की तरफ ये एक पहला कदम है, और ये एक आज़ाद अदलिया की एक करवट कह लें कि जिसको हम सोचते थे या जिसका हमने ख्वाब सोचा है कि जी ऐसा होगा, अदलिया ऐसी होगी, और जब अदलिया ऐसी होगी तो फिर मुल्क में रूल ऑफ लॉ भी होगा, जमहूरियत भी अच्छी होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो इस फैसले से ये है कि एक स्टेप उस तरफ चला गया। दूसरे सवाल का, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो है कि इसके सियासी असरात क्या होंगे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली तो एक मेच्योरिटी आई है, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपना नैरेटिव ये डेवलप किया था, और उनका ये ग्राउंड बेस ये नैरेटिव है कि उनके साथ बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, उनको एक तो रिड्रेसल उसकी होगी, और एक चीज़ ये है कि इससे ये कन्फ्रंटेशन, खैर मैं नहीं कहता, लेकिन ये कि एक पीटीआई के अंदर एक नया जज्बा, एक वलवला, एक जोश आएगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इतनी सीटें भी मिल गई, पहले 92 सीट्स थी, अब ये मेरे ख्याल में, और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है, मैं उससे ये समझता हूँ कि उन्हें पॉजिटिव अपोजिशन करनी है, पॉजिटिव अपोजिशन के साथ, ताकि जमहूरियत बेहतर हो। मैं ये नहीं चाहता कि इससे डिस्टेबलाइजेशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और इस मुल्क के लिए सोचना है। तो दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सियासी पॉलिटिकली मैच्योरिटी की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, चूंकि अगर जमहूरियत में से ये डिबेट, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कंट्रोवर्सी को निकाल दें तो मेरा ख्याल है वो जमहूरियत नहीं रहती। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, और जो हुकूमत में बैठे हैं उनको भी इसको ऑनर करना चाहिए कि जी आज उनको सीटें मिली हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और अपोजिशन को भी ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे स्टांस को माना है तो हमने भी उसको पॉजिटिव लेके चलना है, उसको नेगेटिव लेके नहीं चलना। पॉजिटिव के कितने चांसेस हैं कि जहां पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, बेशुमार मुकदमात में बेशुमार कैदी हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आज से ही होना शुरू हो गई हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही हैं, तो इन हालात के अंदर समझते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच दोनों तरफ से आगे बढ़ सकेगी? मैं समझता हूँ कि जो ये आपने कहा ना कि धड़ेबंदियां और उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक, यही ही तो नहुसत है हमारे इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर, और हमारे सियासतदानों को भी एक बड़ा किरदार और करैक्टर शो करना होगा कि आपने मुश्किल हालात में अगर पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं, अब जब उनको बेहतरी मिली और आप इन हालात में, मेरा ख्याल में इखलाकी तौर पर भी ये जेब नहीं देता किसी शख्स को कि जब वो आसानी की तरफ हो और आप वहां से अपनी गाड़ी बदल लें, तो ये मुनासिब नहीं, जमहूरियत के लिए भी नहीं। और शाह साहब की इस बात को मैं सैल्यूट मारता हूं कि ये जो फसली बटेरे ना 100 कभी नून में है, कभी मीम में है, कभी जीम में है, कभी पीटीआई में, इनका बंदोबस्त करें, और पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड है उनको चाहिए कि वो एक लिस्ट बना लें। चूंकि ये जो रोज बकवास हमारे इस मुल्क में खुला होता है ना कि आज फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, भाई नजरिए की सियासत करें। आपको नून का नजरिया अच्छा लगता है, उनके साथ खड़े हो। आपको पीपल्स पार्टी का नजरिया ठीक लगता है, आप उनके साथ खड़े हो। आपको तहरीक इंसाफ का नजरिया अच्छा लगता है, आप उनके साथ खड़े हो। लेकिन एक किरदार के साथ, एक करैक्टर के साथ, प्रिंसिपल्स की सियासत करें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी आपको फॉलो करें। पिछले अंदर भी पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर हमें देखा भी है कि इलेक्टेबल की जो पॉलिटिक्स उसको अवाम ने भी शायद काफी हद तक जो है डिस्करेज किया है। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से कुछ इसी फैसले के नतीजे में जो बेशुमार पाकिस्तान में सियासी मुकदमात भी हैं, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसमें फॉर्म 45-47 का कज़िया जो है वो हल होना है। उन मामलात के ऊपर इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस फैसले के जो सियासी माहौल और उसके साथ साथ सियासी मुकदमात और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, क्योंकि जितना अहमियत का ये सारा केस था, पूरी दुनिया की नज़रें इस पे लगी थी, सिर्फ पाकिस्तान में आवाम की नहीं थी बल्कि दुनिया भर से जो वो इदारे जो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तमाम लीगल प्रोसेस और पूरी ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन थी, उनकी नज़रें इस फैसले के ऊपर भी लगी हुई थी। लेकिन दूसरा बड़ा अहम मामला जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी का है और उसके साथ ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जुड़ा हुआ है। तो ये जो फैसले होते हैं, पंजोता साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि हमने देखा है कि पाकिस्तान का एक कल्चर है, दुनिया भर के अंदर ही होता है, पाकिस्तान में ज़्यादा है ये चीज़ कि सबसे ऊपर नज़र मारी जाती है कि अच्छा वो उनकी डायरेक्शन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो तमाम लोगों को नज़र आ गई क्या है। तो इसके असरात क्या आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जहाँ पे बहुत दबाव की सूरत हाल थी, और जब लोअर कोर्ट्स के अंदर जजेस या स्टाफ ये देखता है कि अच्छा हमारा चीफ जस्टिस जो है मुतलका स्टैंड ले रहा है, हमारे साथ खड़ा है, तो फिर आइन और कानून को देख के फैसले करते हैं। जब देखते हैं कि अच्छा ऊपर से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो भी अपना रुख बदल लेते हैं। तो इस फैसले के बाद सियासी मुकदमात के हवाले से और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है ना, हमारे मुल्क के अंदर यही अलमिया रहा है कि रूल ऑफ लॉ की कमी रही। हमारे इदारे जो हैं, जो उनका काम आइनी काम है, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। वो जिस तरीके से भी, चाहे उनको डराया गया, धमकाया गया, जजेस के कमरों में कैमरे लगाए गए, उनके ऊपर ट्रोलिंग की गई, उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको दबाने की कोशिश की गई, या जिस अंदाज से भी किया गया। और इसमें भी अगर आप देखें तो इलेक्शन जिस तरह से धांधली ज़्यादा हुए है, पूरी दुनिया कह रही है। अगर आप देखें कांग्रेस ने वहाँ पर रेजोल्यूशन पास की, आप दूसरे मुल्कों को देख लें, आप पटन की रिपोर्ट देख लें, आप अफर की रिपोर्ट देख लें, आपको हर इदारा कहेगा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और नून लीग के रहनुमा खुद कहेंगे, अनवार काकड़ की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वो क्या कह रहा है, और जो इलेक्शन जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है कि 70,000 80,000 की लीड से लोग जो जीते हुए थे उनको हमने हराया। तो जब ये सारी स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल वो आंखें बंद किए हुए, और असल में पूछने वाला कोई नहीं है ना। जब कोई इदारा अपनी आईनी हदूद से बाहर जाता है या कोई ऐसा काम करता है जो उसके आइन और कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं देता, तो उसके ऊपर जब कार्रवाई होती है ना, तो फिर उसको समझ भी आती है। लेकिन यहाँ पर मसला ही है कि अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से कोई हुक्म आए कि उसे गिरफ्तार करके जेल में डालो, तो फिर स्टे दे दिया जाता है कि बिल्कुल इसे कोई हाथ ना लगाए, टच ना करे। यानी कि कानून की खिलाफ वर्जियां करते रहो, आगे से बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि अदालतों के हुक्म की तकमील वो शायद तवक्को कर रहे होंगे कि हुकूमत खुद उनको डिप्टी कमिश्नर साहब को जरा साइड पे ओएसडी बना देंगे, लेकिन हुकूमत ने भी नहीं। हुकूमत तो देखे ना, मिली हुई है ना, हुकूमत तो खुद करवा रही है ना, हुकूमत के पीछे जो हैंडलर हैं वो भी करवा रहे हैं, सारे मिलकर करवा रहे हैं, खुली बात करें ना, सारे करवा रहे हैं। और जब करवा रहे हैं तो जब बंदा खुद उसका पार्टनर हो तो वो क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? वो तो फोन कॉल मैसेज करते होंगे, उसको उठा लो, उसको अंदर डाल दो, उसको ये कर दो, उसका जो घर सील कर दो, उसका कारोबार सील कर दो। तो इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर ही वो सारे मामला चल रहे हैं। सेकंड बात ये है कि जो फॉर्म 45 मंगवाए गए थे ट्राइब्यूनल्स की तरफ से, अब फॉर्म 45 अगर इनके पास असली थे तो ये लेकर जाएं। अगर उन्होंने बार बार कहा है, 4 दफ़ा इस्लामाबाद के हल्कों का कहा है और वो नहीं लेकर जा रहे, तो इट्स मीन कि वो पंजाबी कहते हैं ना, काने ने, तो जो तो बंदा काना हुए तो फिर काना कान थड़ोक दे तो फिर वो नहीं पेश होता। वो तैयार भी हो, वजह ही है नहीं, तैयार नहीं हुए ना। हाँ, तैयार जो कर रहे हैं जो फैब्रिकेशन करके तैयार है, लेकिन वो कर लेना। लेकिन जब दूसरे सारे उम्मीदवार, जैसे मुस्तफ़ा कुकर साहब भी लेकर चले गए, उन्होंने कहा जी मेरे मुताबिक भी जो मुझे फॉर्म 45 मिले उसके मुताबिक भी पीटीआई को उम्मीदवार जीता है, तो फिर वो वहां से भाग गए। उन्होंने क्या तरीकाकार किया, उन्होंने कहा कि चलो जी तरमीम लेकर आ जाएं। उससे क्या होगा कि रिटायर जजेस जो उनकी मर्जी के मुताबिक 5 साल तक केस लटकाए रखें, चलाए रखें, फैसले ना करें। और जब अगर फैसला है 5 साल के बाद, तो वो भी उनके हक में अगर खिलाफ है तो कहेंगे जी बाकी गलती हो गई थी और ये हो गई। जैसे अभी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आपने अगर इंसाफ यूं ही देना है कि 40 साल के बाद भुट्टो को इंसाफ मिल रहा है, 50 साल के बाद इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है, 100 साल के बाद इस कौम को इंसाफ मिल रहा है, तो क्या ये इस मुल्क ऐसे चलेगा? आपको तो 6 महीने बाद ही मिल गया ना, फरवरी का इलेक्शन हुआ था, देखें कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई है ना। देखें ये हाफ पोर्शन मिला है, हाफ मैंडेट मिला है, फुल मैंडेट नहीं मिला। और इसी वजह से इन्होंने रिटायर जजेस लेकर आए हैं। वो ये चाहते हैं कि रिटायर जजेस केसेस होने और फॉर्म 45 वाला किस्सा ना खोले, क्योंकि ये हारे हुए हैं, वो हारे हुए हल्के जो हैं वो ना खोलें कि असल जीता हुआ कौन है। और इसी वजह से ये ट्राइब्यूनल्स चेंज कर, इसी वजह से तरमीम ला रहे हैं, इसी वजह से। और शुक्र है ये जो 2/3 मेजॉरिटी वाला किस्सा था वो भी आज ठप हुआ है, अदरवाइज बड़ी अहम तरमीम लेकर आ सकते थे और आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने मोल्ड करना था। लेकिन अब क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है, उन्होंने कहा है कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ट्रायल ना करें, तो मैं नहीं समझता किस तरह का स्टे देना चाहिए था। 22 तारीख के लिए उन्होंने समाअत रखी, क्योंकि 180 दिन है ट्रायल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को। छुट्टी में कह रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर हेयरिंग करके फैसला आदमी जो दे देंगे।
नहीं, वो तो दे देंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो ये देंगे ना कि वो नोटिफिकेशन ठीक था नहीं था, कि केसेस ट्रांसफर जो किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्राइब्यूनल से हटाकर रिटायर्ड जजेस की तरफ, वो ठीक था या नहीं था, वो तो इसको करेंगे। बेसिकली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, 180 दिन का टाइम है, 180 दिन के अंदर आपने इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करनी है। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो फिर वो बिल्कुल उसकी खिलाफवर्जी होगी, जो एक लॉ है, लॉ की खिलाफवर्जी होगी। वो आगे बढ़ना चाहिए। जरा शाह साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान का सियासी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमने अपनी सियासी मुखालफतों के अंदर बड़े बड़े लीडर जो हैं कि हमने बदकिस्मती से वो ज़ाया भी किए हैं, और बहुत गैर इखलाकी हद तक भी हमने किरदार कुशी भी किया। लेकिन इस वक्त जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, बहुत से सियासी केसेस भी हैं, सबको मालूम है। वो आप समझते हैं कि जहाँ पे अदलिया दबाव में हो, और दबाव भी ऐसा कि जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े जो है कि जो जैसे डाके पड़ते हैं उस किस्म के माहौल हो, उसमें इस किस्म के फैसले अदालतों के या हायर कोर्ट्स के, जिसके अंदर ये नज़र आता है कि शायद अदालतें जो हैं कि थोड़ा सा अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, खड़ी हो गई हैं और बैरूनी दबाव को कबूल नहीं कर रही, इसके असरात लोअर लेवल के ऊपर जाते हैं। और इस वक्त जो सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कोई आप देख रहे हैं कि मुस्बत पहलू के आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ हम सियासी मामलात के अंदर जो है कि अदालतों के अंदर भी हम कानून और आइन के तनाजुर में फैसले देखेंगे? देखिए, हमारी तारीख में जो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह थी, वो एक इदारा इतना स्ट्रांग था कि वो सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की उनको पोजीशन में आ जाते थे। इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक अदालतें जो भी कर लें, कोई एक डिप्टी कमिश्नर या एक कमिश्नर कोई भी फैसला कर ले, वो बाहर हो जाता है। अब असल मसला ये है कि इस वक्त नईम पंजोता साहब बैठे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि ये कदम आगे बढ़ाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, मुफ्ती को, पीपल पार्टी को, सबको साथ लेकर ये बैठे और उस मेन जो ताकत झांसी के सब चीजों का मंबा है उसको रोकने के लिए खड़े हों। देखें, बेनजीर और नवाज शरीफ ने जिस दिन जो मिसाक जमहूरियत साइन किया था, उस दिन उनको अपने किरदार को खतरा महसूस हुआ था मुशर्रफ साहब। फिर उसके बाद पूरी कोशिश की गई, इमरान खान साहब को लाया गया। अब इस वक्त इमरान खान साहब इस पोजीशन में है कि वो अपने पॉलिटिकल जो उनके लोग हैं उनके साथ बैठे। उसकी वजह मैं बताऊं कि इन्होंने क्या किया है, पिछले 70 साल में सिर्फ पॉलिटिशियंस को जलील किया है, चोर कहा है, फलान किया है, इज्जत के केस में सजा, फलाने में सजा, फलाने में सजा। आज जिस दिन ये लोग सारे इकट्ठे बैठ गए और ये खड़े हो गए ना, तो फिर अदालतों में भी हौसला आएगा, सिविल इंतजामिया भी खड़ी होगी, फिर लोग इनके साथ खड़े होंगे। जब तक ये डिवाइड रहेंगे तो फिर रूल कोई और करता रहेगा। तो जब तक उस रूल को आप रोक नहीं सकते या उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तब तक हमारे अदालत जो मर्जी कर ले, हमारे सिविल इंतजामिया जो मर्जी कर ले, हम लोग जहां पे फर्जी वोट डालें, जब तक हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो है ये दूरंदेशी का मुजाहरा नहीं करें, उस वक्त तक ये सिस्टम जो है ये इसी तरह चलता रहेगा। इसको ठीक करने के लिए पीपल पार्टी, ये जो इस वक्त पीटीआई, कि ये बाकी सारे कहते हैं हम बैठते हैं, मौलाना साहब इनके साथ है, वो मौलाना साहब इस पोजीशन में है कि इन सारों को बिठा के एक ऐसा मिसाक जमहूरियत साइन कर लें और सारे उस पर कारबंद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम अगले 4-5 साल में तो बेहतरी होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज बीटी स्टेबल सिस्टम रहेगा। जिस तरह देखें 18 में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने नहीं आने दी, और इसको एमक्यूएम को और बाप पार्टी को मिला के इनकी हुकूमत खड़ी रही, सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पर फिर फारिग हो गई। उसी पोजीशन में शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, उसी तरह और अभी भी वही पोजीशन है। हाँ, उनको आज भी वही पोजीशन है जो इमरान खान साहब। अच्छा शाह साहब, एक चीज जो आपने ये एक बात जो आपने ये की है कि सारे मिल बैठने की बात और फजलुर रहमान साहब की बात भी है, ये बताइएगा जहां माहौल एक तरफ हम एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी के या फतवे दे रहे हों या मुकदमे दर्ज कर रहे हों, जहां पे ख्वातीन को भी बैक वक्त हम 10-10 शहरों में 10-10 मुकदमों के अंदर जो है घुमाते फिरते रहें, तो ऐसे माहौल के अंदर आप समझते हैं कि सियासी लोग बैठ सकते हैं, या आप ये समझते हैं कि इसके पीछे भी शायद गैर जमहूरी अनासर हैं जो इस किस्म के हालात पैदा करने की आपस में बैठ ही ना सकें? ऐसा ही है। आप देखिए, जिस वक्त इमरान खान सबसे पूछा जाता था आपने फलाने के साथ ये किया,
मुझे तो पता ही नहीं है। तो इनका फाइजीसा के खिलाफ आपने रेफरेंस फाइल किया, उन्होंने कहा मैंने क्यों किया, ये दोनों ने किया था। असल मसला ये आज भी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जिन्होंने पहले कर रहे थे। असल बात यह है कि इमरान खान साहब और ये हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये इस बात को समझ लें और मुल्क में स्टेबिलिटी लाए। पूरा मुल्क हमारा डिस्टेबलाइज। मुझे बताएं, मुशर्रफ के आने के बाद से आज तक 2001 से लेके 2024 तक हमने 24 साल जाया कर लिए, हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हुआ। बस पता लगता है कि ये हुकूमत आज गई कि आज पूरा 18 से लेके और जो 4 साल 22 तक, आप मुझे बताएं इमरान खान साहब की हुकूमत स्टेबल थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2013 से 18 तक नून लीग की हुकूमत स्टेबल थी, कहां पे स्टेबल। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट 8 से 13 तक थी, बिल्कुल डिस्टेबल थी। कोई इन्वेस्टर ऐसी सूरत हाल में नहीं आ सकता मुल्क में जब अपोजिशन बैठी हुई बाहर मारी हो और हुकूमत कह रही हो कि कुछ ठीक है तो आप आ जाए, कोई नहीं आएगा और आगे भी आने के चांसेस नहीं है जब तक कि हम सारे इकट्ठे होके बैठ के इस मसले को हल अपना किरदार नहीं अदा करेंगे। रियाज साहब, आपसे भी वही सवाल कि आप समझते हैं कि इस फैसले के असरात जो हैं कि लोअर जुडिशरी की तरफ, खास तौर पर जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनकी तरफ आएंगे? फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की भी बात करता हूं मैं आपसे। हाँ बिल्कुल खालिद भाई, डेफिनेटली जब सुप्रीम कोर्ट स्टैंड करती तो नीचे अदलिया को भी एक ताकत और एक वो मिलता है कि जी अब हमने भी फैसले दबाव में आके नहीं करने, चूँकि नीचे भी इंटरफेरेंस होती है। अगर ऊपर होती जहाँ पे हो रही है आजाद साहब, आप आजाद हैं तो आजाद बात करें। तो वही कह रहा हूँ, अगर वहां होती तो नीचे तो फिर ज्यादा होती, चूंकि सिविल जज का उतना जोर नहीं होता ना। तो ये इसका इम्प्रेशन, इस फैसले में वैसे जितनी आहिस्ता ब्रेकें लग के जा रहा था ना फैसले के करीब, वो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इस जजमेंट का, नीचे जुडिशरी तक होगा। हाँ, जो स्पीड ब्रेकर्स बहुत नजर आ रहे थे हमें कि ऊपर से नीचे जो इसका है ना वो सारे मामलात, इसका असर तो ज़रूर पड़ता है और लोगों को हौसला और हिम्मत भी मिलती है और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में लोग खुद उससे सबक भी सीखते हैं कि हमें भी एक जस्टिस देना, लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमें आखिरी उम्मीद समझते हैं। अल्लाह के बाद अगर दुनिया में कोई किसी के साथ इंसाफ कर सकता है तो इंसाफ करना तो अल्लाह की सिफ्तों में से सिफ्त है। और मैं ये समझता हूँ कि जज सारी दुनिया करप्ट हो जाए ना, होना नहीं चाहिए, अगर हो भी जाए लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं होना चाहिए, चूंकि ये अल्लाह की सिफ्तों में से सिर्फ तो आपने इंसाफ देना है। आजाद साहब, जुडिशरी वाले कहाँ से आएंगे? हम में से, आप में से? हम में से आएंगे, लेकिन ये बात नहीं, हमारी माशाल्लाह अदलिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे। आज देखिए, आज भी फैसला आप देख लें और बड़े बड़े मुदब्बर और बड़े दलेर और बड़े दबंग लोग बैठे हुए हैं। मायूसी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग बैठे, हर इदारे में बैठे हैं, करप्ट भी इंतहा के बैठे हैं और ईमानदार भी इंतहा के बैठे हैं। ये आप ना कहें कि ये नायाब होगी, ये नस्ल ईमानदारी वाली, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर आपको चप्पे चप्पे पे ये लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो उन लोगों को गले से पकड़ा हुआ है, कान से पकड़ा हुआ है, एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इस देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो घुटन का माहौल है ना, जो लोगों के अंदर एक खौफ का है, इसको दूर करें। जब आप खौफ का ये माहौल ख़त्म करेंगे ना, आपकी सोच भी आगे, आपका विजन भी आगे बढ़ता है, आप ब्रॉडर सेंस में सोचते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने में आपके लिए आसानी होती है। खुद चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खौफ के जो चीज़ें होती है ना, ये दिमाग से निकालनी। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लोगों को आज़ादी दे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए राइट्स जो है ना उनको बिल्कुल ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करें, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का ख्याल रखें, लोगों के खिलाफ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ना करें, कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ ना करें, आप लोगों को विक्टिमाइज ना करें, ये चीज़ें छोड़ें। ये बताएं, इस फैसले में और फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी तब्दीली आई है, चीफ जस्टिस साहिबा आ गई हैं नई, तो फॉर्म 45-47 का कज़िया आपको स्मूथली नजर आ रहा है? लगता है वहां भी स्पीड ब्रेकर बहुत होंगे? मैं फिर वो मेरा एक दोस्त है तो वो कहता है ये तो हो गया आपका थीसिस, आप कह के ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो आपका आइडियलिज्म है। मेरे ख्याल में फैसले बिल्कुल देखिए, किसी ना किसी स्टेज पे आपको इंसाफ देना है, आज से उसकी बुनियाद रख दे।
जो लॉ है, आप कहते हैं जी फलां का स्टे 5 साल चला था, फलां का भाई, अगर आपने इसी तरह चलाना है तो फिर निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। आप आज कुर्बानी दे, सारे लोग इस पे मुतफिक हो जाएं कि जो ट्रिब्यूनल के लिए लिमिटेशन दे दी गई है कि जी आपने विद इन 180 डेज आपने उसको डिसाइड करना है, तो उसको डिसाइड करना है। इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें कि इधर भाग रहा है कुछ स्टे के लिए, कोई उधर। मैं अगर ठीक हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो मुझे क्या एतराज है? मेरा 180 दिन में नहीं, मैं कहता हूं कि 4 दिन में उसका फैसला कर दें। डर किस चीज का है? इफ यू आर ऑन साउंड फुटिंग, आपका केस जेन्युइन है, आपके साथ आप समझो कि मैंने 2 नंबरी नहीं की, दूसरा कहता है मेरे साथ 2 नंबरी मैंने नहीं की, तो फिर कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। तो मेरे ख्याल में कवानीन को इन ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट होना चाहिए तभी, और ताकि ये लोगों के अंदर, जो हमारी मुल्क के अंदर एक हवा है ना कि ये तो एक केस फाइल करता है, उसका आगे पोता आके उसकी अपील फाइल कर रहा होता है। तो इस इंप्रेशन को अगर आपने खत्म करना है तो ट्रू सेंस में कानून के ऊपर अमल करें और लोगों को इंसाफ दें, और लोगों का एतमाद अदलिया के ऊपर तभी बढ़ेगा जब वो फैसले आइन और कानून और मेरिट पर करेंगे, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। 2-4 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में गालबन कुछ 45 के करीब ऐसी अपीलें एक ही दिन में लगी थी, जिसमें से या तो जो मुल्जमान थे वो फौत हो चुके थे, या वो सजा गुजार कर चुके थे, तो उनकी अपीलें। अब देखिए उसके अंदर भी ये था कि उन्होंने कहा कि जी ये तो अपनी जो पनिशमेंट है, जो उसको सेंटेंस हुई थी, वो सर्व कर चुका है, लिहाजा अपीलें इनफ्रैक्शंस होगी। लेकिन इस प्रिंसिपल को नहीं देखा गया कि उनके ऊपर जो कन्विक्शन का स्टिग्मा है, ठीक था या गलत था, वो थी, उसको कर लेना चाहिए था। तो एक बात और मंजोता साहब, एक बात और प्रोग्राम खत्म करते करते मैं आपसे पूछता चलूं कि इद्दत केस भी जो है कि आपका फाइनल स्टेज के ऊपर ऑलमोस्ट, आज ख्याल था कि शायद फैसला आएगा, तो अभी कल भी कुछ दलाइल होंगे, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कोई आज जिस किस्म का फैसला आया इसी किस्म की है, या आप समझते हैं कि जैसे आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया तो फैसले में भी कुछ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरिम रिलीफ की बात है, जो हमने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन दी थी, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत को देखना चाहिए था कि एक शख्स जो है, उस दोनों को जिस तरह बेगुनाह केसेस के अंदर डाला गया, जिस तरह उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जिस तरह 2 दिन के अंदर ये सज़ा सुनाई गई, तो उस सारी चीज़ को देखते हुए कि, और इस्लामी कवानीन को भी देखते हुए और पिछली नज़ीरें भी देखते हुए कि क्या इस तरह का कभी केस बना है, तो इस तरह का गंदा केस बनाने वाले भी, उनके ऊपर भी कमाल है कि बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि किस हद तक वो पहुंच गए। इस वक्त जो है वो कल समाअत है, इसके अंदर मुलतवी हुई है, जहां पर 8, साढ़े 8 बजे समाअत शुरू होगी और 10 बजे तक खावर मानका के वकील जो है दलाइल देंगे। कल 3 बजे फैसला मुतवक्के है कि कल 3 बजे तक फैसला आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की रोशनी के अंदर जो है वो कल फैसला देना है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने, जो अफजल मजोका साहब हैं। तो अब उसका इंतज़ार है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अगर इंसाफ दिया जाता है तो फिर किसी सूरत भी जो सजाएं हैं वो रह नहीं सकती। इंशाअल्लाह ताला खान साहब इसमें भी, और खान साहब कल रिहा नहीं होंगे क्योंकि वो 9 में के मुकदमात में उनकी जमानतें भी खारिज हो चुकी हैं लाहौर के। देखिए, वो खारिज हुई हैं और उनकी रिहाई के हवाले से बिल्कुल आपकी डेफिनेटली वो चीज़ है, उसके लिए सलमान सफदर साहब उन केसेस को डील कर रहे हैं अपील में, और वो जब तक फिर डेफिनेटली वो नहीं होता तो वो उस वक्त तक रहेंगे। और उसके अंदर बदनीति भी बड़ी वाज़ेह है कि वो 3 केसेस जो हैं जो खारिज किए गए, 1 साल के बाद वो बेल्स खारिज की गई, उस मौके के ऊपर, एन मौके के ऊपर अगर कहीं रिलीफ मिलता है, 2-4 और भी हैं, जब भी आप इसमें जमानत लेंगे तो वो भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर मंजोता साहब, रियासत अली आज़ाद साहब और अमजद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।